रूस के क्रास्नोदार में यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। ऑयल डिपो को यहां पर ड्रोन से टारगेट किया है यूक्रेन ने। हमले के बाद आसमान में आग की लपटें उठी। ऑयल डिपो को नुकसान पहुंचने की खबर है। तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। तो ये हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऑयल डिपो के अलग अलग एंगल से जो तस्वीरें ली गई हैं, जो वीडियोस कैमरे में कैद हुए हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से एक छोटे से ड्रोन ने इतने बड़े ऑयल डिपो को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आसमान में दूर दूर तक आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। ऑयल डिपो पूरी तरह से इस हमले में बर्बाद हो गया। इन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है। और देखिए, क्रास्नोदार में यूक्रेन का बारूदी प्रहार, लंबी दूरी के ड्रोन से ऑयल डिपो पर हमला किया गया। ये देखिए आप, क्रास्नोदार में जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। हमले के कारण ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई और रूस को एक बड़ा नुकसान इस हमले में उठाना पड़ा है। तो ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से क्रास्नोदार में ऑयल डिपो पर जो हमला किया गया, उसके बाद तेल डिपो किस तरह से जल रहा है। बहुत बड़ा नुकसान। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन की तरफ से जो ऊर्जा ठिकाने हैं रूस के, वहां पर एक के बाद एक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और इसमें रूस को बड़ा नुकसान उठाना भी पड़ रहा है। और वहीं रूस में ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। ट्यूमेन के एंटीपिंस्की रिफाइनरी पर अटैक हो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। रूस की ये सबसे बड़ी निजी रिफाइनरीज में से एक है। सालाना 9 मिलियन टन से ज्यादा का यहां पर उत्पादन होता है और इसे यूक्रेन निशाना बनाने में कामयाब हो गया। और एक और बड़ी खबर, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पर बड़ा हमला हुआ है। कोटलिन आइलैंड के पास ड्रोन से हमला किया गया। हमले के कारण अफरा तफरी मच गई। कोटलिन आइलैंड के पास से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। तो ये देखिए, रूस के अंदर एक और बड़े हमले को अंजाम दिया गया। तो ज़ेलेंस्की का बदला रूस को दहला दिया गया है। और वाकई ये हमले कोई छोटे मोटे हमले नहीं हैं। बड़े पैमाने पर बड़े हमलों को ज़ेलेंस्की की सेना अब अंजाम देती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर पूरी दुनिया को यूक्रेन अपनी ड्रोन पावर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और यूक्रेन के ड्रोन्स ने जिस तरह से हिट किया है रूस के अलग अलग शहरों को, उसके बाद रूस में भी खौफ है। कहां कहां हमले हुए हैं? क्रास्नोदार, ट्यूमेन, कोटलिन आइलैंड, क्रीमिया, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर यूक्रेन की तरफ से हमले किए गए हैं। यूक्रेन का टारगेट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल डिपो और सैन्य ठिकाने रहे। हमले के मायने क्या हैं? रूस को सीधी चेतावनी दी जा रही है। समझौते के लिए दबाव बनाना एक बड़ा मकसद है। यूक्रेन किस रणनीति पर काम कर रहा है जान लीजिए। हमले से रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना, सेना वायुसेना के लिए ऑयल सप्लाई को रोकना। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का जवाबी हमला। पोल्टावा में ऑयल डिपो पर अटैक किया गया और इस हमले के बाद भीषण आग लग गई। 100 मीटर ऊपर तक जो आग की लपटें हैं वो उठती हुई नजर आई है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेन पर रूस ने जवाबी हमला किया। वो अटैक जो कि किए गए यूक्रेन की तरफ से, रूस के अंदर ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया, कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो रूस की तरफ से बदला लिया गया है। पोल्टावा में ऑयल डिपो पर हमला किया गया और इस हमले के बाद भीषण आग कैसे लगी 100 मीटर ऊपर तक। आप देखिए कितनी भयावह लपटें उठती हुई नजर आ रही है। तो ज़ेलेंस्की का नया टारगेट महाविनाश कब है? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं। आप देखिए, पोल्टावा ऑयल डिपो पर हमला हुआ। एंटीपिंस्की ऑयल रिफाइनरी, ये बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिसको निशाना बनाया यूक्रेन ने। क्रास्नोदार ऑयल डिपो पर हमला हुआ। सारातोव में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। 5 कार्गो शिप्स पर हमले हुए हैं। बर्दियांस के पास 1, याल्टा के पास 2 और 2 कार्गो शिप मरियोपोल के पास भी तबाह कर दिए गए। ये पूरी डिटेल निकलकर सामने आई है। बड़ी बात यह है कि 300 से 1200 किलोमीटर तक अंदर हमले करने में कामयाब हो रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के टारगेट पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है,
रूस की लगभग 25% तेल सप्लाई ध्वस्त कर दी गई है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से पुतिन और ज्यादा भड़के हुए हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, ये खबरें लगातार सामने आ रही थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉकेड का कहीं ना कहीं रूस को फायदा मिल रहा है और रूस अपना ऑयल और ज्यादा बेहतर तरीके से बेच पा रहा है दुनिया के अलग अलग देशों को। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसकी काट निकालते हुए रणनीतिक तौर पर यह फैसला लिया गया है यूक्रेन की तरफ से कि जानबूझकर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें हिट किया जाएगा। ऑयल डिपोज, ऑयल रिफाइनरीज निशाने पर। हाँ बिल्कुल समीर, आपने बिल्कुल ठीक बोला। और ये एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, जबकि यूएस ने एक प्रकार इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा रखे थे रूस पे, उसका ऑयल नहीं ले जाया जाएगा, मगर इंडिया और जो चीन है वो बहुत ज़्यादा ऑयल खरीद रहे थे और वो डिस्काउंटेड रेट पे था। मगर जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से अगर किसी देश को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो रूस को, क्योंकि एक तो उसका ऑयल बहुत ज़्यादा बिक रहा है क्योंकि बाकी जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रुकने के कारण मिडिल ईस्ट से तेल नहीं आ पा रहा है, और दूसरा वो अभी 90 से 100 जो डॉलर पर बैरल दे रहे। तो ये सच्चाई है कि दो बातों से रूस को फ़ायदा था। एक तो कहीं ना कहीं फोकस अब जो था ईरान की तरफ चला गया था, हथियार नहीं दे पा रहा था अमेरिका यूक्रेन को, और इसी प्रकार से यूरोप, इसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली फ़ायदा हो रहा था, उसका तेल बिक रहा था। मगर जो पलटवार अब यूक्रेन ने किया है, जिस प्रकार से उसके जो स्पेशल ड्रोन 300 से 1200 किलोमीटर अंदर घुस के जो उन्होंने इनका एनर्जी सेक्टर है उसको 25% बर्बाद किया, कम्युनिकेशन सेंटर, मिलिट्री हेडक्वार्टर, सप्लाई चेन, इनको काफ़ी नुकसान दिया है। अभी तक जो रूस की जो पब्लिक थी उनको इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, उनको इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था लड़ाई का, जबकि यूक्रेन का 70% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया था। मगर जब से यूक्रेन ने ये हमले सटीक किए हैं और वो भी करीब करीब 300 से 1200 किलोमीटर के अंदर के दायरे में, अब जो पब्लिक है रूस की वो भी पुतिन के अगेंस्ट होगी क्योंकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा इसका। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ माननी पड़ेगी, यूक्रेन की जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, ये जितने भी ड्रोन बनाए हैं ये खुद के यूक्रेन के बनाए हुए हैं। नहीं तो पहले वो 2 ड्रोन यूज कर रहा था, एक स्विच ब्लेड ड्रोन अमेरिका का और TB2 बरखेतार ड्रोन टर्की का। मगर अब जिस प्रकार से उसका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जो सटीक हमले ड्रोन से किए हैं, वो मुझे लगता है काबिले तारीफ है और कहीं ना कहीं बैकफुट पे डाल दिया है पुतिन को। बिल्कुल, और वो असर नजर भी आ रहा है क्योंकि जो हाल फिलहाल के हमले हुए हैं ऊर्जा ठिकानों में, उसमें यह कहा जा रहा है कि बड़ा नुकसान व्लादिमीर पुतिन को उठाना पड़ा है। एक और बड़ी खबर का रुख करें, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को फिर से धमकी दी है। ज़ेलेंस्की ने सेंट पीटर्सबर्ग में हमले का वीडियो भी शेयर किया। यूक्रेनी ड्रोन ने 1000 किलोमीटर दूर अंदर घुसकर हमला किया। यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। यूक्रेन के खिलाफ किसी भी हमले का अब करारा जवाब देंगे, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा। और ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने जिस तरह से ड्रोन पावर में महारत हासिल की है बीते 3-4 साल में, यह उसी का असर है। और यह जो वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग पर जो हमला हुआ, यह वीडियो ज़ेलेंस्की की तरफ से जारी किया गया। यह वही वीडियो है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और बाकायदा ना सिर्फ ये वीडियो, ये देखिए आप कैसे वहां पर ड्रोन पहुंचता है और उसके बाद हमले को अंजाम देता है। और ना सिर्फ ये वीडियो बल्कि धमकाया भी गया है कि किस तरह से यूक्रेन बड़े हमला करने के लिए सक्षम। तो ज़ेलेंस्की का विध्वंसक दावा, रूसी रिफाइनरी को जला डाला। दावा क्या है? 1000 किलोमीटर अंदर घुसकर हमले को अंजाम दिया गया। यह कोई मामूली बात नहीं है। 500 किलोमीटर दूर तेल डिपो को तबाह किया गया। टारगेट नंबर 1 क्रोनस्टात नेवल बेस, जी हां, बाल्टिक नौसेना का यह प्रमुख अड्डा है। टारगेट नंबर 2 एंटीपिंस्की ऑयल रिफाइनरी, रूस की सबसे बड़ी प्राइवेट तेल रिफाइनरीज में से यह रिफाइनरी एक है। टारगेट नंबर 3 क्या है? क्रास्नोदार ऑयल डिपो, रूस के कुबान रीजन और अदीकिया में सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है। इसके अलावा पुतिन की धमकी देखिए क्या है, यूक्रेन पर तत्काल हमले बंद किए जाएं, किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन जो हमले कर रहा है उसे तत्काल बंद करे, बातचीत के लिए मंच तैयार हो। पुतिन को धमकी दी गई है सीधे सीधे, ताकि बातचीत के लिए पुतिन राजी हो जाएं। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के टारगेट पर रूस का लॉजिस्टिक हब है। रूस ने 376 ड्रोन मार गिराए।
बिल्कुल। और देखिए इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनका हम रुख करते हैं। गिरीश कुमार गर्ग सर, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लग रहा है क्या वाकई में जो ड्रोन पावर और जो ड्रोन ताकत महारत इस वक्त यूक्रेन ने हासिल की हुई है वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्योंकि बाकायदा वीडियो जारी करके दावा किया कि इस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा। क्या इन सब से ज़ेलेंस्की पुतिन पर दबाव बना पाएंगे? करुणा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यूक्रेन ने जो ड्रोन पावर अपनी पिछले 3-3.5 साल में बढ़ाई है वो इस लड़ाई में अब एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। आप देखिए कितने अंदर तक जाकर, कितनी दूरी से, कितनी सटीकता से वो ड्रोन के थ्रू अटैक कर रहे हैं हमारी रशिया के ऊपर, और इसका खामियाजा आप देख रहे हैं कि रशिया को भुगतना पड़ रहा है। और आप यूक्रेन की ड्रोन की क्षमता को देखिए कि जब वो रशिया से उलझा हुआ है पूरी तरीके से, उसके बावजूद वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी मिडिल ईस्ट के देशों को अभी ईरान के अगेंस्ट दे रहा है। उसकी इतनी क्षमता है कि ना केवल यूक्रेन जो है रशिया के अगेंस्ट अपनी ड्रोन को लगाए, साथ में मिडिल ईस्ट के देशों को भी वो मदद कर पा रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि यूक्रेन की जो ड्रोन क्षमता है वो कितनी ज़्यादा है, और जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा है, आप देख रहे हैं लगातार कितनी सटीकता से वो ड्रोन अटैक कर रहे हैं। उन्होंने जो ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी डेवलप करी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत बखूबी उन्होंने उसमें समावेश किया है उसका, और उसका फ़ायदा आप ये देख रहे हैं यूक्रेन को मिल रहा है। और इससे रूस के ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा। रूस काफ़ी शक्तिशाली है मिसाइल टेक्नोलॉजी में और बाकी टेक्नोलॉजी में, लेकिन जहाँ तक ड्रोन का सवाल है मेरे ख्याल से यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल हो गई है, और ये रूस के लिए बहुत चिंता का विषय रहेगा और इस युद्ध में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। बिल्कुल सही बात है। और तमाम यूरोपीय देशों से, नाटो देशों से यूक्रेन को मदद भी हासिल हो रही है, और निश्चित तौर पर ड्रोन पावर के मामले में लगातार यूक्रेन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है रूस को। रूस के विध्वंसक हमलों से कीव दहल गया है। जी हां, रूस ने भी जवाबी हमले किए हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमलों को अंजाम दिया गया है। राजधानी कीव में लगातार बज रहे हैं सायरन हमलों के बाद। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की ऑयल सप्लाई चेन पर बमबारी। डोनबास में ऑयल स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ। ड्रोन अटैक के बाद उठी आग की लपटें। चेर्निहाइव में रेलवे स्टेशन के पास यह हमला हुआ। ओडेसा पोर्ट के पास मिसाइल से हमला किया गया। ये देखिए और रूस के हमले से यूक्रेन में भीषण तबाही मची है। पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हुई है, 70 लोग घायल हुए हैं। खेरसोन में सबसे ज्यादा 6 लोगों की जान गई। रूस के हमले से डोनेस में भी 5 लोगों की मौत हुई है। सूमी में रूस के हमले से बड़े पैमाने पर तबाही मची। तो ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। राजधानी कीव तो दहल रही है रूस के विध्वंसक हमलों से। वहीं ओडेसा पोर्ट के पास मिसाइल से अटैक किया गया है। रूस ने यूक्रेन के पोर्ट सिटी को बनाया निशाना। वहीं रूस के हमले से यूक्रेन में भीषण तबाही की खबर है। 24 घंटे में ही 15 लोगों की मौत हुई है, 70 लोग घायल हुए। तो पुतिन का बारूदी प्रहार देखने को मिला है। यूक्रेन में मच गया हाहाकार। कहां कहां पर हमले हुए हैं इसका पूरा ब्यौरा आपके सामने रख देते हैं। सूमी में हमले हुए, खार्किव, ज़ेपोरिजिया, नीप्रो, कीव, खेरसोन, ओडेसा और चेर्निहिव में बड़े पैमाने पर हमलों को रूस ने अंजाम दिया है। हमले किन हथियारों का इस्तेमाल करके हुए ये भी आप जानिए। सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। नुकसान कितना हुआ यह भी आप जानिए। 15 लोगों की मौत हुई है जो पुतिन ने बारूदी प्रहार किया। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए और कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। इसके अलावा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले हुए हैं। शिवाज सर, मकसद क्या नजर आ रहा है? क्या इस जंग को शांत करना मकसद है या फिर इस जंग को और ज्यादा भड़काना मकसद है? यहां पर तो उल्टा होता हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले यह लग रहा था कि अमेरिका इस जंग से हाथ खींचेगा तो फिर यह जंग खत्म होने के आसार बढ़ेंगे,
लेकिन अमेरिका पीछे हटता है, यूरोप और ज्यादा सिचुएशन को इग्नाइट करने की कोशिश करता है और नतीजा हमारे सामने है। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, बड़ी विडंबना है, क्योंकि यही तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई लंबी चली है, 4 साल से ज़्यादा हो गया, रुकनी चाहिए। मगर अब पलड़ा जो था रूस का भारी था, उसने 20% इलाका जीत लिया है, जो कि रशियन स्पीकिंग है, डोनबस का, जापोरिजिया और कुछ खारासन का। मगर अब जो पलटवार यूक्रेन ने किया है, स्पेशली ड्रोन के माध्यम से, वो एक प्रकार से चुका दिया है पूरे एक रूस को भी और पुतिन को भी, क्योंकि ये जो सटीक हमले हैं, इसको एक प्रकार से जब ड्रोन जाते हैं, इसको जो रडार हैं वो पकड़ नहीं पाते और सस्ते हैं, पर इनके हमले सटीक हैं। मगर ये भी समझना पड़ेगा कि पुतिन के पास बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं भंडार है, उसने पलटवार किए हैं और बहुत ज़्यादा सटीक हमले करके यूक्रेन को भी उसने नुकसान दिया है, चाहे उसका जापोरिजिया, खारासन, ओडिशा, खीव, खार्किव, सुमी। और ये लगता है कि लड़ाई रुकने की बजाय ये तो फैल रही है, क्योंकि इसके अंदर अभी कहीं ना कहीं यूरोप भी हथियार देने को तैयार होगा यूक्रेन को, और यूक्रेन का खुद के ड्रोन है। उधर से अब रूस कह रहा है कि अगर इस तरीके से ड्रोन का हमला रहा तो वो अपने हाइपरसोनिक मिसाइल जो किंजाल और एक प्रकार से ऑर्सेनिक है, उसका इस्तेमाल बहुत कम किया, वो भी करेगा। तो मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि ये लड़ाई रुकने की बजाय ये अब बढ़ती नजर आ रही है और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से सटीक हमले हो रहे हैं। मगर फर्क यही है कि अभी तक जो रूस के अंदर घुस के इतने हमले नहीं हुए थे, वो बहुत ज़्यादा काबिल हैं, जिससे सप्लाई चेन, इनके हेडक्वार्टर, लॉजिस्टिक हब सेंटर, एनर्जी सेक्टर, कहीं ना कहीं रूस के ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ है। यूं तो यूक्रेन को तो हो ही रहा है, अब मुझे लगता है कि लड़ाई रुकने की बजाय बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, और 1 महीने पहले तक तो सर वाकई में लग रहा था कि शायद से अब जो यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध है वो शांत हो जाएगा, लेकिन विक्ट्री डे के बाद हमने देखा कि अचानक से हमले बहुत तेज हो गए। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की मदद के लिए फिर से सामने आया नेटो। 70 बिलियन यूरो की सैन्य सहायता पर चर्चा जारी है। अगले महीने अंकारा नेटो समिट में होगा ऐलान इस बात का। तो नेटो के सैन्य पैकेज से क्या रूस को दहला दिया जाएगा? खबर क्या आ रही है? खबर यह कि नेटो देश यूक्रेन को नई सैन्य सहायता देने वाले हैं और 70 अरब यूरो की नई सैन्य सहायता पर चर्चा हो रही है। 30 अरब यूरो ईयू का मौजूदा लोन पैकेज है। जी हाँ, 40 अरब यूरो सदस्य देशों की मदद से आएंगे। इसका मकसद क्या है ये जान लीजिए। यूक्रेन की सैन्य क्षमता को बढ़ाना, डिफेंस लाइन को मजबूत करना। आगे क्या होगा? हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति की जाएगी, सैन्य संसाधनों की भी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। युद्ध लंबा खिंचने की संभावना नजर आ रही है। नेटो रूस तनाव भी और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर ये जो मोटिव है वो नेटो कंट्रीज का नजर आ रहा है। और रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग सर हमारे साथ मौजूद हैं। गर्ग सर, एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या यहां पर अभी जो मौजूदा हालात है इसमें आपको ज़ेलेंस्की से ज्यादा जो कल्प्रिट है वो यूरोप के वो देश नजर आ रहे हैं जो कि नेटो सदस्य देश भी हैं, और वो जानबूझकर नहीं चाहते क्या कि ये जो युद्ध है वो शांत हो पाए, जो बारूद है वो थमे, एक दूसरे पर हमले रुक पाए? क्या मकसद आपका नजर आ रहा है इस सब के पीछे? देखिए, हालांकि आप देखिए, अमेरिका ने यूक्रेन से हाथ खींच लिया है, लेकिन अगर यूक्रेन आज इस क्षमता में है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो जिस तरीके से रूस के ऊपर अटैक कर रहा है वो करे, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ नेटो देशों का है। आप देखिए कि हंगरी जो था उसने सपोर्ट नहीं किया, तो एक टेम्परेरी आपने देखा कितना छटपटाए ज़ेलेंस्की साहब, और जैसे ही वहाँ पर सरकार बदली, आप देखिए पूरा का पूरा यूरोप और नेटो अपने दरवाजे खोलकर यूक्रेन के दरवाजे पे खड़ा हो गया। तो बहुत बड़ा हाथ आज यूक्रेन की क्षमता में नेटो देशों का है। उनका मकसद है कि चूंकि इस पूरी लड़ाई का जो मूल कारण है वो रशिया का कंसर्न है कि नेटो उनके दरवाजे पर ना है, तो ये लड़ाई जो है कहीं ना कहीं नेटो अब इसको रशिया और यूक्रेन की लड़ाई ना देखकर रशिया और नेटो की लड़ाई के रूप में देख रहा है। और उनको लग रहा है कि अगर ये लड़ाई बंद हो गई तो हो सकता है कि रूस का निशाना
यूक्रेन से हटके कहीं ना कहीं नेटो के ऊपर आ जाएगा। तो इसको लड़ाई को नेटो चाहता है कि ये चलती रहे। नेटो अपनी लड़ाई यूक्रेन के कंधे से लड़ रहा है, उनको पीछे से सपोर्ट कर रहा है, वेपन दे रहा है, आपने बताया $70 बिलियन का पैकेज दे रहा है और बहुत सपोर्ट है। और मुझे लगता है कि जब तक नेटो देश यूक्रेन का हाथ पकड़ना नहीं छोड़ेंगे, यूक्रेन पीछे हटने वाला नहीं है और ये लड़ाई चलती रहेगी। रूस पीछे हटने वाला नहीं है, यूक्रेन पीछे हटेगा नहीं क्योंकि नेटो और हटने नहीं देगा। तो ये लड़ाई खत्म होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है, बढ़ती जाएगी और इसका अंत इतनी जल्दी मुझे होता दिख नहीं रहा। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर क्रीमिया से जुड़ी आ रही है। क्रीमिया में यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला हुआ है। क्रीमिया के कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। सप्लाई चेन बंद होने से लोग भी दहशत में हैं। हमले के बाद ग्रोसरी स्टोर पर भारी भीड़ नजर आई, अफरा तफरी मची हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, घर में राशन स्टोर करने के लिए होड़ मची है। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। तो अब क्रीमिया फ्रंट पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लगातार यूक्रेन का भीषण हमला जारी है। ड्रोन अटैक से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। हमले से रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों में इस वक्त बड़ी दहशत है। यूक्रेन के टारगेट कौन है? बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर, मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी, एंटी ड्रोन सिस्टम प्रोडक्शन फैक्ट्री, ये तमाम वो ठिकाने हैं जो कि निशाने पर है। अब बड़ी बात आप समझिए, यूक्रेन के टारगेट पर हथियार डिपो हैं। डिफेंस सिस्टम को खत्म करना भी यूक्रेन का मकसद है। सिवाज साहब, क्या अपने मकसद में कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है यूक्रेन? जो मौजूदा तस्वीरें, मौजूदा खबरें सामने आ रही हैं, उसको देखकर तो यह लग रहा है कि नाटो देशों से जो मदद मिल रही थी यूक्रेन को, जिसके बारे में हाल ही में ही खबर आई कि उसे और बढ़ाया गया है, उसका सीधा सीधा असर इस वक्त जंग के मैदान में नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल। देखो समीर, हुआ क्या है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन ने जिस प्रकार से सटीक हमले किए हैं रूस में, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नेटो और यूरोप को कि कहीं अगर यूक्रेन की मदद किया जाए तो यूक्रेन रूस को बैकफुट पे डाल देगा। और ये दिख रहा है कहीं, क्योंकि इसके पास ड्रोन्स का जमावड़ा बहुत था और काफ़ी सटीक हमले हुए हैं। जैसे आप बार बार बताएं, लॉजिस्टिक जो इनके हब सेंटर है, एनर्जी सेक्टर है, कमांड कंट्रोल सिस्टम, मिलिट्री स्टेशन और इनका जो ब्रिजेज हैं उन पे भी हमले हो रहे हैं। और अब लगता है कि रूस ने भी पलटवार किया, इसमें कोई शक नहीं। रूस एक ताकतवर देश है, मगर अगर वो हमले होते हैं यूक्रेन में, कोई नई बात नहीं है, लोग वहाँ पर तैयार हैं। अगर रूस में इसका पलटवार होता है तो उसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होता है, क्योंकि पब्लिक अभी पुतिन के अगेंस्ट हो जाएगी। और मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, क्रीमिया वो ही एक इलाका है जो पहले एक यूक्रेन का हिस्सा था। 2014 में रूस ने इसको हड़प्पा था। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हालात नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये लड़ाई जल्दी बंद होगी, बल्कि दोनों तरफ से हमले बढ़ते जा रहे हैं। और क्रीमिया जो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा था, अब ऐसा लगता है ड्रोन हमलों के बाद उसका भी पलड़ा कमज़ोर नहीं है और नेटो अब उसको मदद करने के लिए और तैयार है। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और इस लड़ाई की जो तीव्र गति भी बढ़ेगी और ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने लगती नहीं होगी। गिरीश सर, क्या लग रहा है लड़ाई का दायरा, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं जो कि अभी सिवाज सर की तरफ से बात कही गई, इस लड़ाई का दायरा कितना और आगे बढ़ेगा? क्योंकि जो नाटो की तरफ से और ज्यादा मदद देने का ऐलान कर दिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूक्रेन की बाउंड्रीज को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा अब ये युद्ध? हाँ बिल्कुल। जैसे हालात अभी दिख रहे हैं और जैसे अटैक और काउंटर अटैक यूक्रेन और रूस कर रहा है, इसका दायरा तो बढ़ते जाएगा और ये और गहराई और डीप स्ट्राइक्स दोनों देश एक दूसरे के ऊपर करेंगे। एनर्जी एक बहुत बड़ा फैक्टर है रशिया के लिए भी, यूक्रेन के लिए भी। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में एनर्जी टारगेट्स के ऊपर और भीषण अटैक दोनों देश एक दूसरे के ऊपर करेंगे। इससे यूक्रेन की जनता तो ऑलरेडी काफ़ी परेशान है कि उनके काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनकी काफ़ी दैनिक जीवन पर असर पड़ा है। लेकिन रूस के जो लोग हैं वो इससे अभी तक बचे हुए थे, लेकिन अब जैसे जैसे ये अटैक बढ़ते जाएंगे, रूस के जो आम नागरिक हैं उनके दिनचर्या में काफ़ी फर्क पड़ेगा। और आप देखेंगे कि दोनों देश जो हैं अब ज़मीनी ताकत से जो उनके लोग हैं वो हाथ खड़े करेंगे, आंदोलन करेंगे और दोनों देशों के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ेगा। लेकिन ये जो युद्ध है, इसका दायरा आप देखेंगे आने वाले समय में
और बढ़ेगा, और जहाज़ों के ऊपर, वॉरशिप्स के ऊपर, मर्चेंट शिप्स के सर, ऊपर। दायरा यूक्रेन के अंदर ही बढ़ने की हम बात नहीं कर रहे थे, क्या दायरा यूक्रेन से आगे जाता हुआ भी नजर आएगा? क्या ये जंग नेटो वर्सेस रशिया की जंग में तब्दील होती हुई नजर आएगी आने वाले वक्त में? क्योंकि इन हमलों के बाद रूस में भी बड़े पैमाने पर फ्रस्ट्रेशन देखा जा रहा है। इसका नतीजा कहीं यूरोपीय देशों को तो नहीं भुगतना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि यूरोपियन देशों की सबसे बड़ी जो चिंता है वो यही है कि कहीं इसका दायरा जो है ये यूक्रेन से निकलकर उनके ज़मीन पर ना आ जाए। उसी का ये कारण है कि यूक्रेन को इतनी मदद ये नेटो यूरोपियन देश दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन आगे रहे और उनको डिफेंड करे, ताकि ये जो युद्ध है ये रशिया जो है किसी भी तरीके से यूरोपियन यूनियन के खेमे में ना आए। तो ये जो आप अटैक्स देख रहे हैं ये सब यूरोपियन यूनियन और नेटो की मदद से ही यूक्रेन कर रहा है। और ये मैंने पहले भी बोला कि ये युद्ध अब यूक्रेन और रशिया का नहीं है, ये नेटो और रशिया का युद्ध है, जिसको यूक्रेन को मोहरा बनाकर नेटो आगे लेके यूक्रेन को मोहरा बना के आगे रख रहा है। जी बिल्कुल, और अभी तो फिलहाल सपोर्ट किया जा रहा है, और जैसा आपने बताया कि दायरा यूक्रेन को क्रॉस करता हुआ बढ़ सकता है और कभी भी आमने सामने यानी सीधा टकराव भी शुरू हो सकता है। इस बात के पूरे चांसेस है, आसार है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध में रूस को बड़ा झटका लगा है। CSIS की रिपोर्ट, अभी तक 13,72,000 सैनिक मारे गए। युद्ध में करीब 12,000 टैंक भी नष्ट हुए। तो युद्ध में रूस को झटका जो लगा है अभी तक, उसकी पूरी जानकारी आपको बता दें। 4 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, और अगर देखें तो 5वें साल भी युद्ध जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5वें साल जहां ऐसे आसार नजर आ रहे थे, क्योंकि बीच में जो हमले हैं उनकी गति में थोड़ी सी कमी नजर आई थी, लेकिन अब एक बार फिर से हमले बढ़ गए हैं। और इन सब के बीच एक जो हैरान और कर देने वाली, चौंका देने वाली खबर क्या आ रही है, रिपोर्ट क्या है, रूस को नुकसान कितना उठाना पड़ा है? अगर सैनिकों की बात करें, 13,72,270 सैनिक मारे गए हैं रूस के, और 11,983 जो टैंक्स हैं, इसका नुकसान रूस को उठाना पड़ा है। आर्म्ड व्हीकल की बात करें, 24,696 आर्म्ड व्हीकल का नुकसान हुआ है। और आर्टिलरी सिस्टम की बात करें, 43,397 आर्टिलरी सिस्टम तबाह हुए इस दौरान। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात करें, 1,837 रॉकेट लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम, 1,405 एयर डिफेंस सिस्टम का नुकसान उठाना पड़ा है। और विमानों की बात करें, 436 और 353 हेलीकॉप्टर का जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है। ये जो जानकारी है वो सामने आई है। जहाज कितने, 33 जहाज तबाह हुए और 2 सबमरीन्स भी तबाह हुई है। और आपको बता दें कि 24 फरवरी से लेकर 6 जून तक का ये जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। और CSIS की रिपोर्ट है ये, जिसके आधार पर ये कहा गया है। और शिवाज सर, एक बात जरा बताइए आप कि नुकसान तो दोनों तरफ हो रहा है, क्योंकि CSIS की तरफ से रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह से 13 लाख से ज्यादा सैनिक और इसके अलावा बहुत सारा सैन्य साजो सामान है जिसका नुकसान रूस को उठाना पड़ा है। इस हालत में क्या लग रहा है, अगर युद्ध और ज्यादा व्यापक होता और विध्वंसक होता, और अगर नेटो कंट्रीज भी सीधे टकराव में रूस के खिलाफ आ जाते हैं, तो कितना लंबा खींच पाएगा रूस, सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? हाँ बिल्कुल, देखो कोरोना, इसमें तो कोई शक नहीं, जो CIS की रिपोर्ट है वो तो एक प्रकार से गेम चेंजर नज़र आ रही है। जिस प्रकार से 13 लाख के करीब जो रूस के सैनिक मारे गए हैं, कई हज़ार उसके टैंक्स, कई हज़ार उसके आर्टी रॉकेट ड्रोन्स, उनको बर्बाद किया गया है। तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसा चला तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली इम्पैक्ट होगा रूस पे, और सबको यही डर था कि कहीं ना कहीं रूस जो है वो चीन के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा होगा। मगर ये भी सच्चाई, यूक्रेन का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर आप देखें, यूक्रेन का 70% पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। उसकी जो मेन सिटी हैं, चाहे वो कीव, खार्किव, उड़ीसा, सुमी, और आप ये देखें खारासोन, जापोरोजिया में, वो भी बर्बाद होगी। मुझे लगता है कि जो एक प्रकार नुकसान दोनों तरफ हुआ है, दोनों तरफ एनर्जी सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ है, सप्लाई चेन दोनों की बहुत ज़्यादा नुकसान हुई है। मगर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो रूस को ज़्यादातर नुकसान शुरू में हुआ था, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे अपने जो टैंक्स हैं वो कीव तक ले गए थे, वो सप्लाई चेन बढ़ गई थी और वहाँ पर उसको बड़ा नुकसान हुआ। मगर ऐसा लगता है जिस तरीके से सिचुएशन है, ये लड़ाई इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं, दोनों तरफ से
सटीक हमले हो रहे हैं और यूक्रेन को नाटो अब खुल के मदद दे रहा है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसकी तीव्र गति बढ़ेगी और इसका दायरा भी बढ़ सकता है। गर्ग साहब, लेकिन बीते दिनों हमने ये सीधे तौर पर देखा कि जैसे जैसे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट ईरान फ्रंट पर बढ़ती गई, रूस यूक्रेन जंग कुछ हद तक धीमा होता गया। अब एक बार फिर माना यह जा रहा है कि ईरान फ्रंट पर और आग सुलगाने के मूड में डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। क्या इसका नतीजा रूस यूक्रेन की युद्ध भूमि में हमें नजर आने वाला है आने वाले वक्त में? हाँ बिल्कुल, जब ये ईरान का युद्ध चल रहा था और अमेरिका पूरी तरह से उसमें था, तो वो तो ना केवल डिप्लोमेटिक अटेंशन यूक्रेन की तरफ नहीं था अमेरिका का, बल्कि जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो भी अमेरिका नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसको मिलिट्री हार्डवेयर की ज़रूरत थी ईरान से लड़ने के लिए। अब जब ट्रम्प साहब ने, ऐसा लग रहा है कि वो ईरान से हाथ खींचने के चक्कर में है और एक बार ईरान का मसला जब अमेरिका सुलझा लेगा तो फिर से दोबारा पूरा अटेंशन जो है ट्रम्प साहब का यूक्रेन और रशिया युद्ध पे होगा और उसका फ़ायदा पक्का यूक्रेन को मिलेगा। और ये जो युद्ध, जो आप जैसा आपने एकदम सही बोला कि वो थोड़ा सा धीमा पड़ गया था ईरान के युद्ध के चक्कर में, वो फिर से गति पकड़ेगा, क्योंकि नेटो ने तो ऑलरेडी हाथ पकड़ा हुआ ही है यूक्रेन का, और जो थोड़ा बहुत हाथ जो अभी झटक लिया है अमेरिका ने, जब वो दोबारा हाथ यूक्रेन का पकड़ लेगा तो उसकी शक्ति डबल हो जाएगी और आप देखेंगे कि यूक्रेन की ताकत जब बढ़ेगी तो वो और आक्रामक होगा ये रशिया के साथ, और ये जो युद्ध है यूक्रेन और रशिया का, ये और आग पकड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अमेरिका, इजराइल, ईरान फ्रंट पर क्या हो रहा है और साथ ही साथ रूस यूक्रेन जंग में कैसे उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में हमने डिटेल में आपको समझाया, बात की और तमाम खबरों से कराया रूबरू।